तो लास्ट कुछ ईयर्स में मेरे स्टूडेंट के सिलेक्शन लैपटॉप में, लिली में, IQVIA में, एफिकेसी में और भी ढेर सारी कंपनी में सिलेक्शन हुआ। अब उससे मुझे ये पता चला कि हर कंपनी फ्रेशर को क्या सैलरी दे रही है, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो फ्रेशर ही थे, अलग अलग बैकग्राउंड से। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन सी वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पे किया फ्रेशर को। तो वो कंपनी है लिली। लिली एक फ्रेशर को अराउंड 10 LPA तक पे कर दी है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो 10 LPA मुझे लगता है एज अ फ्रेशर इस रोल पे, क्लिनिकल साइंस पे काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है। बट क्या एज अ फ्रेशर हाई सैलरीज आपके लिए अच्छी होती है या बुरी होती है? आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लोरेशन करेंगे और भी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप क्लिनिकल साइंस रोल की तैयारी कर रहे हो, आपने सारी पढ़ाई कर ली, आपको जॉब मिल गई। अब आपको जॉब मिल गई एक ऐसी कंपनी में जो सबसे हाई पे करती है। लेट्स सपोज लिली ने आपको 10 लाख का पैकेज दे दिया। वैसे कंपनी का पूरा नाम इली लिली है एंड इसको हम शॉर्ट में लिली बुलाते हैं। तो लेट्स सपोज करते हैं कि आपको 10 LPA का पैकेज मिल गया, लेकिन 10 LPA का पैकेज आपके लिए किन चीजों में अच्छा है और किन चीजों में अच्छा नहीं है, आज मैं लिटरली आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये चीज कि आपको हाई पैकेज मिलता है, यानी लेट्स सपोज आप बैंगलोर में रिलोकेट कर रहे हो, बैंगलोर लोकेशन के लिए कंपनी ने आपको हायर किया, तो आपके जो खर्चे हैं वो आप इजीली, मानता हूं मैं, मैनेज कर सकते हो अनटिल अनलेस आप बहुत खर्चे नहीं करते हो। उसके बाद आप कुछ सेविंग भी कर सकते हो। उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ पे काफी अच्छे खासे पैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये आप स्पेंडिंग पावर आपकी हाई रहेगी। लेकिन इसी के सिवा एक कॉन्स क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें, मतलब प्रो में तो बहुत सारी चीजें अच्छी, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कॉन्स में हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, अगर आपकी शुरुआत 10 LPA से हुई है, ठीक है, तो लिली ने जैसे आपको 10 LPA से हायर किया है, तो वहां पे लिली ने एक मोनोपोली क्रिएट कर दी। अगर लिली आपको 10 LPA पैकेज कर रही है, दूसरी कंपनी में आप जाओगे, तो दूसरी कंपनी आप अगर 1 ईयर बाद भी स्विच कर रहे हो तो उतना पैकेज ना दे पाए जितना लिली दे रही है। अगेन, इसमें लिली कुछ गलत नहीं कर रही, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट एक तरह की मोनोपोली इनडायरेक्टली क्रिएट हो जाती है। अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करने का ट्राई करोगे, शायद वो पैकेज ना दे पाए 1-2 साल बाद जो लिली दे रही है, तो आपके पास मार्केट में ऑप्शंस बहुत ज्यादा ना हो। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि कोई कंपनी आपको पे ही नहीं कर सकती, और अगर आपको 6 महीने या 1 साल में स्विच करना हो तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई कंपनी फिर उतना ज्यादा पे नहीं करेगी एज अ फ्रेशर। तो आपके पास एक बाउंडेशन हो जाता है कि मतलब मैं इसी कंपनी में रहूं, क्योंकि अगर वो कंपनी बहुत ही ज्यादा आपको पे कर रही है, मार्केट से काफी ज्यादा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते जल्दी। और चेंज करोगे तो सीधी बात है, आप चेंज करते वक्त ये तो सोचोगे कि मुझे करंट पे से ज्यादा मिलना चाहिए, बट दूसरी कंपनी शायद आपको करंट पे से ज्यादा ना दे पाए क्योंकि उनका या तो बजट ना हो। तो ये कौन सा होता है, लिमिटेशन। अब चलो दूसरी चीज की बात कर लेते हैं कि क्या इस रोल पे रह के आपको स्टेबिलिटी मिलती है। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है, जैसे फ्यूचर में इन्वेंशंस हो रहे हैं या फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, जिस हिसाब से, जिस स्पीड में, तो जैसे अभी तो SAS हैवली यूज हो रहा है, बट क्या R रिप्लेस कर देगा, पाइथन रिप्लेस कर देगा? जहां तक मुझे लगता है ऐसा पर्टिकुलरली कि ये रिप्लेस नहीं करेगा। इट विल सिंपली कि कंपनीज उस चीज को भी यूज करना शुरू कर देंगी, R को भी यूज करना शुरू कर देंगी फ्यूचर में फॉर श्योर, और पाइथन को भी यूज करना शुरू कर देंगी। तो SAS के साथ वो R को भी यूज करेंगी, पाइथन को भी यूज करेंगी, और शायद फ्यूचर में कुछ बेटर आए तो शायद उसको भी। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है अभी के लिए। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप SAS पूरा सीख लो, और अगर ज्यादा से ज्यादा सीखना है तो बेस ऑफ पाइथन और R सीख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए यही है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आपको आता है तो दूसरा सॉफ्टवेयर आप इजीली सीख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। तो ऐसा मत सोचना कि कोई भी चीज रिप्लेस होगी, बट हाँ, आप ओपन रहना लर्निंग के लिए, ये बात जरूर आप दिमाग में रखना। नाउ थर्ड थिंग कि मैनेजर जो होता है क्लिनिकल साइंस रोल पे, क्या वो हर कोई बन सकता है? अगर मैनेजर बन सकता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये एक कॉमन क्वेश्चन आया था एक वीडियो में, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी कि क्या हायरार्की होती है फ्रेशर से लेके डायरेक्टर लेवल तक, कि आपकी जॉब रहती है कि नहीं किसी भी इंडस्ट्री में। क्योंकि बोलते हैं कि मतलब 25 साल बाद या 30 साल बाद ये जो इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, उसमें जॉब्स नहीं रहती, लोगों को फायर कर दिया जाता है 25-30 साल में या 40 साल में। तो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि मैनेजर बनने की रिक्वायरमेंट ये है, सबसे पहली चीज कि आप 40 साल में फायर नहीं होते। 40 साल में मतलब आप ऑलरेडी इतना नॉलेज एक्वायर कर लेते हो ना कि आपको कंपनी की जरूरत नहीं होती, कंपनी की आपको जरूरत होती है। 5-10 साल में आपके पास इतना नॉलेज होता है ना कि आप किसी कंपनी को खड़ी कर सकते हो। अगर आप एक पावरफुल व्यक्ति हो, अगर आपने अच्छे से काम को किया है और सीखा है तो वो दिमाग से निकाल ही दो कि 40 साल में आपको कंपनी निकाल देगी। आपके पास इतना नॉलेज होगा, आप खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो, आप क्यों डिपेंडेंट रहोगे। नाउ सेकंड थिंग कि मैनेजर बनने की रिक्वायरमेंट क्या है, खास करके क्लिनिकल में। व्हाट
आई हैव सीन इन क्लिनिकल, एक अच्छा मैनेजर बनने के, चाहे वो क्लिनिकल हो कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे पहले पीपल मैनेजमेंट जरूरी है। अपनी टीम को समझना, टीम को लेके चलना, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे चलो आप अपना काम कर रहे हो, आप टीम से जस्ट कनेक्टिविटी रख रहे हो, आप उनसे एक्टिवली बात कर रहे हो स्टडी के रिगार्डिंग, वो चीज है। लेकिन जब आप ऊपर लेवल पे जाओ तो आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या आप अपनी टीम को लेके चल पा रहे हो कि नहीं, क्या आपने अपनी टीम को पास्ट में ग्रो किया कि नहीं, आपने वर्क को कैसे हैंडल किया, क्या आपके लीडरशिप के अंदर पहले जब आप सीनियर थे, प्रिंसिपल थे, तो वो जो स्टडी की आपने डिलीवरी की उससे क्या क्लाइंट का फीडबैक आया। क्योंकि देखो आप अकेले ही अपनी चीजों को जज नहीं करते, आपके मैनेजर ही नहीं, क्योंकि आप एक जब स्टडी को हैंडल कर रहे होगे, पूरे काम को हैंडल कर रहे होगे, टीम को, तो वहां से भी फीडबैक तो मिलता रहता है, राइट, कि आप कैसा कर रहे हो, तो वहां से भी चीजें जज होती है। पीपल मैनेजमेंट, टीम को समझना, टीम के साथ चलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक्निकल लेवल पे थोड़ा अपडेट रहना वो भी जरूरी है, बट टेक्निकल लेवल पे इतना ज्यादा अपडेट रहना नहीं पड़ता है। बट हाँ, आपको क्लाइंट इंटरेक्शन, स्टडी हैंडलिंग और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और मुझे लगता है वहां पे अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर बहुत मैटर करता है, कि आप वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में चीजों को कैसे हैंडल करोगे, वो बहुत मैटर करता है। तो आपका दिमाग काम होना चाहिए एंड आप पीपल ओरिएंटेड होने चाहिए, ना कि सेल्फ से आप ऐसे हो कि आप उस लेवल पे सोच रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। आपका जो डिसीजन होगा उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए और सबके हित में होना चाहिए। सो ये कुछ कॉमन चीज है। सो आप मैनेजर बन सकते हो इजिली। व्हाट आई हैव सीन कि क्लिनिकल इंडस्ट्री में अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से काम कर रहे हो तो यू कैन बिकम मैनेजर। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सीनियर प्रिंसिपल लेवल पे रुक जाओगे, आप बस अच्छे से काम करो, यू कैन बिकम मैनेजर। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट कैन टेक अराउंड 12 years और 14 years। देयर आर पीपल, वो क्लिनिकल में ही है, मतलब 9 साल में, 8 साल में मैनेजर बन गए। वर्किंग एज एन क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर दे बिकम मैनेजर 8 years। सो ये लोग जो 8 साल 6 साल में बने हैं ना, इनका एक सिंपल सा पैटर्न है, उन लोगों ने कंटिन्यूसली सेम कंपनी में काम किया है। तो जब आप सेम कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी सोचती है कि भाई ये बंदा इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहा है, तो क्यों ना इसी को प्रमोट करें किसी और की जगह। सो ये कॉमन चीज होती है। तो अगर आप कंपनी स्विच करते रहते हो तो जल्दी आपको, मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता, मिलता है, बट तब आपको एक स्टैंडर्ड वे में, जो स्टैंडर्ड साइकिल उससे मिलता है। सेम कंपनी में रहते हो तो सेम कंपनी आप जानती है कि आप ट्रस्टेबल एम्प्लॉय हो, तो आपको जल्दी प्रमोट कर देती है। तो ये भी एक तरीका है। अगर जल्दी प्रमोट, अगर आप स्टेबल रह सकते हो सेम कंपनी में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी आपको सारी सुविधा देगी। क्योंकि देखो कंपनी खुद से तो चलने नहीं वाली, कंपनी अच्छे एम्प्लॉयज से मिलकर ही चलती है, हमारे जैसे लोगों से ही चलती है। और स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को ये चीज ध्यान में रखनी है, सीखने के बाद जब आप जॉब ढूंढने जाते हो तो ये चीज ध्यान में रख लेना कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा, खास करके जॉब फाइंडिंग, गेटिंग इंटरव्यू और गेटिंग सेलेक्टेड में। तो गेटिंग सेलेक्टेड वाला फेज इजी होता है। सबसे जो मुझे लगता है कि फेज जिसमें आपका पेशेंस टेस्ट होता है ना, वो होता है गेटिंग इंटरव्यू। वो काफी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, लंबा यानी 1-2 साल नहीं लगते, बट इट डिपेंड अपॉन कैसे आप एफर्ट कर रहे हो, कैसे मार्केट का साइकिल है। तो इस टाइम पे आपको जरा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान में रखना, किसी भी अच्छी चीज को ट्राई करोगे ना, वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम के सिवाय यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 चीजें इस जॉब को पाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कंसिस्टेंसी, अगर आप सीख रहे हो तो रेगुलरली सीख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो तो रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज पॉजिटिव एटीट्यूड। आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है या कहीं पे कुछ हुआ इवेंट तो आप तुरंत नेगेटिव हो गए, मार्केट में कुछ चल रहा है और वो सीधा आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आपका जो काम है वो मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द जर्नी, कि भाई आपने सीखा है तो आपने इसलिए तो नहीं सीखा आपका सिलेक्शन ना हो, आपने तो इसलिए सीखा है कि आपका सिलेक्शन हो। तो आपका मोटिव वही होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप इंप्रूव कर रहे हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, तो आपको मिलना ही मिलना है। और उसके साथ आपको अपना टाइम एक लॉकिंग करके रखना चाहिए, एक ड्यूरेशन डिसाइड करके रखना चाहिए कि भाई इतने से इतने टाइम तो मुझे सीखने में जाएंगे और इतने से इतना टाइम मुझे जॉब लेने में जाएंगे। पहले से ही इतना टाइम आपने डिसाइड करके रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और वो टाइम खुद से नहीं डिसाइड करना, आप अपने ट्रेनर से, वर्किंग प्रोफेशनल से पूछ सकते हो कितना टाइम लगता है, तो आप पहले से ही काम रहोगे, भाई हाँ पता है मुझे इतना टाइम लगने वाला है। और उसके साथ हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना। इंप्रूवमेंट इज द की टू सक्सेस। लास्ट में वही कहूंगा कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन करो, आप किसी भी पे पे स्टार्ट करो, आप 3 LPA पे स्टार्ट करो, 6 LPA पे या 2 LPA पे, किसी भी LPA पे, लेकिन आपको एक सर्टेन एक्सपीरियंस होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सैलरी के मामले में। तो लेट सपोज किसी ने 10 LPA पे ज्वाइन किया, किसी ने 4 LPA पे ज्वाइन किया। अब जो 4 LPA वाला होगा उसके पास एक एक्सपोजर बहुत होगा सैलरी के मान में, क्योंकि उसे ग्रोथ मिल सकती है या तो सेम कंपनी में या तो स्विच करने पे। लेकिन जो 10 LPA वाला होगा उसका एक्सपोजर थोड़ा स्लो होगा कंपेयर टू 4 LPA वाले से, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ठीक है। उसको सैलरी हाई 10 LPA वाले को इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आप जहां पे भी रहो आप खुश रहो, क्योंकि एक सर्टन लेवल पे आने के बाद फ्रेशर लेवल पे ही आपकी सैलरी वेरी करती है। फ्रेशर लेवल के बाद वो सैलरी सेम हो जाती है। अभी किसी ने 4 LPA पे ज्वाइन किया, किसी ने 10 LPA पे ज्वाइन किया,
2-4 साल बाद दोनों की सैलरी सेम हो जाएगी। देखो, क्योंकि अगर वो कोई बंदा चाहता है कि भाई मुझे क्यों कम मिल रहा है, मुझे भी ज्यादा मिले, या तो 2-4 साल बाद वो उस कंपनी में स्विच कर लेगा जहां उसे ज्यादा मिले, या तो सेम कंपनी उसे ज्यादा पे करने लगेगी अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये रोल कंपेटिटिव है तो इस पे कंपनीज पे कर ही देती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।